हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेज चल रही है। इसमें आज अपने 7 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी सीवीटी 1 की, ये सीवीटी 2 की और ये आरपीएफ के जो पेपर हुए उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और जो भी टेस्ट लगाओ दोस्तों, उन सवालों को आप अच्छे तरीके से 2-2 बार 3-3 बार करके देखिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आप उन सवालों को अगर रिपीट हो तो आपको उनमें टाइम ना लगे। ठीक है दोस्तों। और बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने करवाए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, सवाल लिखे हुए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लासेस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपको सही तरीके से मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं मैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। दोस्तों, सॉल्व करना है इसको। देखो, दोनों की करनी सेम है तो एक ही छतरी में लिख लीजिए। इसको 9 इंटू 6 और इस 6 को भी इसकी छतरी में ले जाइए। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 और 6 इंटू 6 मतलब 6 बार आ जाएगा, तो 6 तिया 18 आंसर आएगा। नेक्स्ट। और आज का पेपर दोस्तों, कम से कम 5 से 6 सवाल ऐसे आए हुए हैं, बड़े ही शानदार सवाल है, तो उनके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी और कम भी नहीं लेनी। तो मीडियम जो तरीके हैं उनसे अपने को सवाल करने हैं और उनको भी देखना है एग्ज़ाम में रिपीट हो तो कैसे अपने को सॉल्व करने हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल आसान सवाल है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 किसके वेतन से, बी के वेतन से, तो 2 किसकी वैल्यू होगी, बी की। इससे ऊपर वाला एक अधिक तो 3 हो गया। अब ये बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है बी का वेतन। आप बोलो सिर्फ इसको 2 ही रुपये, 1 रुपया कम मिल रहा है, किससे। देखो, जिससे तुलना करनी है वो नीचे ए से। 1/3 देखते ही दोस्तों आपको पता होगा 33 से ही 1/3%। नेक्स्ट, इनका चतुर्थानुपाती दोस्तों 3, 5, 15 और चौथा मान लिया x, तो 3/5 बराबर होगा किसके, 15 अनुपात x के। ठीक है, तो 3 से काटा 5, 5 5 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। दोस्तों 3:5 समानुपात 15:x, इसका मतलब भी यही है। इसको बाद में सोल्व करोगे ऐसे, इससे अच्छा है आप इसको ऐसे पढ़ा करो। 3 का 5 के साथ वही रिलेशन है जो 15 का x के साथ है, मतलब बराबर होना चाहिए रिलेशन, रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट, ए बी सी किसी कार्य को 15, 20, 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए 270 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ए बी सी 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। टोटल वर्क दोस्तों कितना मान लिया, मान लो 60 लड्डू खाने हैं। 15 चौके 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। देखो, यदि उन्हें इस कार्य के लिए 270 रुपये मिले, इसका मतलब हुआ दोस्तों सभी इनका टाइमिंग क्या है, सेम है। जितने दिन प्रत्येक ने सेम काम सेम डेज में काम किया है। ठीक है, दिनों की संख्या शुरुआत से
लास्ट तक है, ए बी सी तीनों लगे हुए हैं, इसका मतलब टाइम सेम है। तो इनकी जो एफिशिएंसी है 4:3:2, इसी रेशियो में इनका क्या हो जाएगी, वेजेस हो जाएगी। 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 की वैल्यू 270 रुपये, 1 की वैल्यू 30 रुपये, तो बी का हिस्सा 3 की वैल्यू 30 दिया, 90 रुपये बी को मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों इसको बेसिक करोगे तो आसान है सवाल। कैसे, आपको पता है रूट, एक ही रूट में लिख लो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, देखो 1 प्लस कोस थीटा है दोस्तों, सॉरी साइन थीटा है, ठीक है। आप क्या करो, ऊपर नीचे गुणा करके इसको सोल्व करना है। इसका अपोजिट चिन्ह 1 माइनस साइन थीटा होता है, तो ऊपर नीचे गुणा कर दो इसका, तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। ऊपर देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, उसका रूट करेंगे तो ओनली 1 माइनस साइन थीटा आएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा के। तो रूट लगेगा, तो रूट है तो कोस बचेगा ओनली, तो कोस थीटा आ गया। अब दोनों को अलग अलग कर दो, कोस का इसमें भाग किया 1/कोस थीटा, माइनस क्या होगा दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे सर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, अब आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसने देखो बोला है कि जो थीटा की वैल्यू है वो π/2 और 270, मतलब 90 और इसके बीच में, यहाँ पे 90 होता है, 3π/2 का मतलब 270, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी प्लस माइनस के कारण, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40, 60 से डिवाइड करने पर प्रत्येक मामले में 7 रिमाइंडर शेष रहे। दोस्तों 35, 40 और 60 का एलसीएम लेना इंटू के, प्रत्येक मामले में 7 रिमाइंडर बचे, तो ये वो संख्या आ जाएगी। बेसिक ट्रिक आप निकाल लोगे इससे, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम में क्या करोगे, 7 माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो सभी में से, इसमें बचेगा 840, इसमें बचेगा 793, इसमें कितना आएगा 807, और इसमें कितना आएगा दोस्तों 886 आएगा। अब देखो ये 7 रिमाइंडर बच रहा था वो माइनस कर दिया, इसका मतलब अब 35, 40, 60 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बताओ किसका जाएगा, आप बोलो सर 0 0 है, इसका मतलब लास्ट में 0 आनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रही है 0, तो आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है, ठीक है। इसका केंद्र रेखा y बराबर x माइनस 1 पर स्थित है। यदि यह वृत्त बिंदु 7 3 से होकर गुजरता है तो इसका समीकरण ज्ञात करें। दोस्तों अगर यह वृत्त किसी भी बिंदु से होकर गुजरता है, इसका मतलब उस बिंदु, इस वर्त पर एक बिंदु है, ये है ना, कोई भी सर्कल है उस पर ये पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लो 7 3 है ना, तो 7 3 का मतलब हो गया ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। आपको ना इन ऑप्शन में रख के देखना है किस में बराबर 0 हो रहा है, तो 7 और 3 वैल्यू रखो इसके अंदर, है ना। तो ये 7 7 49, 3 तिया 9, तो 7 2 8 56, और ये 3 छिके 18 माइनस का, और माइनस का 16। क्या ये 0 हो रहा है क्या, ये देखो 49 और 9 58, ये नहीं हो रहा, 0 0 के बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार इसमें चेक करोगे, है ना, 49 प्लस 9 माइनस ये कितना बनेगा, प्लस का 56 और प्लस का 18 और प्लस का 16 बराबर, ये भी 0 नहीं होगा, सारे प्लस है देखो, ठीक है। ये
ये भी आप इसको सोल्व करो, 49 + 9 - 56 प्लस का 56 और माइनस का 18 प्लस का 16। क्या देखो ये भी प्लस 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 प्लस, ये -18 है तो जीरो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन जीरो बनेगा। रख के देख लो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और ये 56 माइनस का 18 और ये प्लस का 16। अब इसको ऐड करो, 49 58 58 और 6, 58 में से ये घटा दो तो प्लस का 2 बचेगा, 16 और 2 18, ये जीरो बन गया, तो ये ऑप्शन आज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सेम सवाल दोस्तों अभी किया, x y से 20% अधिक है, तो y से इसका मतलब 1/5, ये 5 तो ये 6। कहता है y x से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है 1, किससे x से, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, ये 2 बार ऑप्शन आ गया दोस्तों, इसको 1/3 कर दो। नेक्स्ट देखो, आज बताया है ना आपको, बड़े ही जबरदस्त सवाल आए हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल है। ये सर्कल की इक्वेशन दी है 2, कहता है वृत्त x² + y² ये दिया हुआ है, पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त ये दिया हुआ है, पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपको सवाल बिल्कुल नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको सवाल की बेसिक चीजें समझाने के लिए एक सवाल लिया है छोटा दोस्तों। देखो, एक आपको यहां से देखना है क्या दोस्तों, अगर आप नोट करोगे चीज एक, तो आप देखोगे ये चीज आपने पढ़ी होगी, है ना, सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आप बोलोगे सर पढ़ी है। इसके केंद्र के निर्देशांक इससे निकालोगे तो ये g 2g है, 2g का आधा g होता है और 2f का आधा f होता है, और जो यहाँ पे साइन है इसका अपोजिट साइन यहाँ होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, है ना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस। समझ गए ना। आपने अगर क्लास लगाई है तो उसमें मैंने एक सिंगल क्लास में आपको ये पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने आपको चीजें बताई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये इक्वेशन मान लो 6x + 8y + 9 = 0, दूसरी इक्वेशन ये पहली, ये दूसरी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, 6x + 8y + 16 = 0। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चीजें अभी तक समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनो मेरी बातें। कैसे, इसमें ना आपको ये वाला पार्ट पहली इक्वेशन और ये वाला पार्ट सेम है, लेकिन ये पार्ट है जो C1, ये C1 ये C2 ये अलग अलग है। इसका मतलब बाकी सारा पार्ट तो देखो सेम आ गया, है ना, यहां से यहां तक, लेकिन ये अलग है। अब ये अलग होगा तो बताओ इनका सेंटर तो एक ही आएगा दोनों से, इससे 2g = 6 तो g = 3 आएगा। देखो ये प्लस का है तो माइनस आ गया, प्लस का 8 तो माइनस का 4 आ जाएगा, अदा करेंगे। इसके भी सेंटर क्या आएंगे, आप बोलोगे सर इसके सेंटर भी देखो -3 और -4 आएंगे, तो दोनों के सेंटर सेम आ गए, इसका मतलब ये कोसेंट्रिक बन गया। क्या बन गया दोस्तों, कोसेंट्रिक, एक ही सेंटर है दोनों का। अब देखो यहां से रेडियस निकालोगे तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, इसकी 4 आएगी, इसकी 3 आएगी, तो बड़े वाले की 4 रेडियस, छोटे वाले की 3 रेडियस, रेडियस अलग अलग आएगी क्योंकि c की वैल्यू अलग अलग होने के कारण। अब इसने बोला, ये मैंने समझा दिया। अब मान लो अब अंदर वाले पे आप स्पर्श रेखा खींचते हो, तो लेकिन बाहर वाले की स्पर्श रेखा बनेगी क्या, चाहिए ऐसे खींचो, है ना, चाहिए यहाँ खींचो ऐसे, क्या बनेगी क्या, आप बोलोगे नहीं बनेगी। इसने क्या पूछा, 2 सर्कल दिए, पर स्थित किसी बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, तो स्पर्श रेखा तो खींच नहीं सकते, एक के अंदर खींचेंगे, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है दोस्तों, तो ये तो एक सर्कल की जो स्पर्श रेखा होगी तो दूसरे के लिए तो देखो छेदक रेखा बन जाएगी, है ना, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, इसलिए कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसमें देखो ये वाला 2011x 2012y
ये सी देखो 13 और ये 14 अलग है। इसका सेंटर -2011/2 आएगा और -2012/2। ठीक है दोस्तों। और दूसरी इक्वेशन है इसका भी, -2011/2 और -2012/2। सी की वैल्यू अलग अलग होने के कारण इनकी रेडियस क्या आएगी दोस्तों, अलग अलग आएगी। निकाल ली नहीं है लेकिन बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट इसको नोट जरूर करना दोस्तों। पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपये का लाभ हुआ तो पी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो बराबर पूंजी लगाई दोस्तों पी और क्यू ने, इसने भी 1 रुपया लगाया, इसने भी 1 लगाया। 4 महीने बाद पी बार चला गया, इसका मतलब 4 ही महीने लगाई पूंजी। 1 वर्ष का टाइम था पूरा, 1 वर्ष में से 4 महीने तक तो दोनों पी प्लस क्यू रहे, लेकिन 4 महीने के बाद पी चला गया, क्यू रह गया। तो इसने कितने, आप बोलो सर पी क्यू ने तो शुरू से लास्ट तक लगाई है, तो पूरे 12 महीने लगाई है। तो यहाँ से रेशियो 1 अनुपात कितना बन गया, 3। 4 तिया 12, 3 और 1 4 की वैल्यू दोस्तों 6400, 1 की वैल्यू 1600। तो पूछा किसका है, पी का। पी ने कितने रुपए लगाए थे, 1600 रुपये, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि नीचे बेस सेम बन गया। 3 और 2 5/9 बराबर क्या हो गया, n+1 और n+5। देखो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखूं कि टोटल इसमें 1 जोड़ने से 5 हो जाए। आप बोलो सर n की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ भी 4 रखोगे, 4 और 5 9 हो रहा है। इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट इनका एलसीएम निकालना है दोस्तों। इसका मतलब 0 सभी में आ रही है, इससे नहीं पता चलेगा। ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का है, तो 7 और 6 13 और 3 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 10 और 6 16, ये भी नहीं है। 13 और 1 14, ये भी नहीं है। 5 6 13 18, ये है, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट 400 की एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर 441 हो जाएगी, तो आर का मान ज्ञात करना है। दोस्तों 400 रुपये की राशि 2 साल में 441 हो रही है। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो आपको रेट निकालनी है, तो 1 साल में कितनी होगी, CI है ना, तो वर्गमूल कर दो, ये 20 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 21। तो 1 रुपये के अब ब्याज मिल रहा है 20 पर, 100 पर बताओ कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर 5% है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इनका एलसीएम इतना दे रखा है, दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। दोस्तों आपने पढ़ा दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम और HCF के। तो HCF तो निकालना है, इसको काट दो। 16 से कट जाएगा क्या, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 से 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8, 8 7 56, तो 7 31 7 217, 7 से इसको काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 124 आंसर। नेक्स्ट है कौन सा भिन्न अशांत आवर्ती दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दोस्तों देखो आपने शांत और अशांत पढ़ा होगा। जो भी 5 की डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 की पावर में n हो, है ना, 2 की पावर n, या 5 की पावर n, या ये दोनों हो, तो वो शांत होगा, है ना, टर्मिनेटिंग। अगर ये आगे इनके अलावा बाकी कोई भी संख्या आ जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये देखो 7/5 है, तो ये तो 5 की पावर है, तो ये तो शांत है, तो ये आपको अशांत पूछा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये देखो ये 2 की पावर 2 है नीचे, तो ये भी शांत है, तो ये आंसर नहीं होगा।
ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है। देखो ये तो शांत वाला आ गया, तो ओनली ये 100/11 बन गया, बच गया, जिसमें देखो 2 और 5 में से कुछ नहीं आ रहा, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, एक डिब्बे रहित लोकोमोटिव इंजन 50 की चाल से चल सकता है। इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अकॉर्डिंग कमी होती है, जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। यदि 25 डिब्बों के साथ इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें अधिकतम कितने डिब्बे लगाए जा सकते हैं ताकि इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा से कम ना हो। अब दोस्तों, आपने सुना है, जैसे मान लो एक ट्राली है, एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे अगर अकेला ट्रैक्टर है ओनली, तो उसकी स्पीड अच्छी होगी। फिर आपने एक धान से भरी हुई, चावल से भरी हुई, है ना, गेहूं से भरी हुई ट्राली अगर पीछे लगा दी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर उसके पीछे एक ट्राली और जोड़ दी तो स्पीड और कम हो जाएगी। उसके पीछे ट्राली और जोड़ दें तो और कम हो जाएगी। सेम ही डिब्बे में है। ये इंजन अगर फ्री है, अकेला है, तो इसकी स्पीड 50 है। एक डिब्बा जोड़ेंगे स्पीड कम होगी, 2 जोड़ेंगे तो और कम होगी, 3 जोड़ेंगे तो और कम होगी, है ना। तो ये चीज है। इसका मतलब जब इसमें डिब्बे 0 लगे हुए थे, 0 डिब्बे, तो इसकी स्पीड थी दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने बोला कि 25 डिब्बे लगा दिए, ठीक है, 25 डिब्बे लगा दिए, तो स्पीड कितनी होगी दोस्तों? आप बोलोगे सर इसने बोला 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके, अब ये देखो 15 की कमी होगी स्पीड में। ये कहता है कि कितने डिब्बे लगाएं। मान लो यहाँ पे आपको डिब्बों की संख्या पूछे, कितने डिब्बे लगा सकते हैं कि स्पीड 11 से कम ना होनी चाहिए। आपने धीरे धीरे कम करते करते इसकी स्पीड ले आए दोस्तों, यहां तक लानी है। इसका मतलब यहां से यहां तक कितनी कमी की? 15। आपने डिब्बे कितने ऐड किए दोस्तों? 25। बताओ, अब इसने इसके डिब्बे और स्पीड में जो कमी है, डिब्बे लगाए हैं प्लस किए, डिब्बे जोड़े हैं, और स्पीड में कमी में इसने रिलेशन दिए। ये रहा, इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है, जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। मतलब स्पीड में 15 की कमी हुई दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होती है। कब? जब इसने 25 डिब्बे लगाए। तो मतलब इसके डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित है। तो डिब्बे कितने लगाए? 25, तो 25 का वर्गमूल करना है। तो यहां से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? आपने सोल्व किया, 5 आ गई। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से काट दो, तो एक डिब्बा आ गया। डिब्बा नहीं आया, एक आ गई वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर आपने 15 की कमी की, यहां पर कितनी कमी हुई है? आप बोलोगे सर 39 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हुई है। लेकिन ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी से ये एक आई वैल्यू, इसको 39 बना लो, तो 13 से गुणा कर दो। इसको 13 से गुणा करोगे तो ये इतनी कमी बनानी है आपको, इसको भी 13 से गुणा कर दो। लेकिन ये 13 कौन सा है? वर्गमूल लेने के बाद है, इसका स्क्वायर करो। मतलब किसका वर्गमूल करोगे तो आपके पास ये आएगा 13। आप बोलोगे सर 169 का। जिसे 25 का वर्गमूल करने से आया 5। अब ये रेशियो में चल रही थी, है ना, वर्गमूल किया, वापिस इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 169 डिब्बे इसमें जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको देखो, 0 जब डिब्बे लगे 50 की स्पीड, अगर आपने 25 डिब्बे ऐड कर दिए तो स्पीड बोल रहा है 35 होगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कहता है, अगर मान लो ये बोलता कि इसमें कितने डब्बे लगा सकते हैं कि स्पीड इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर 15 की कमी की, तो डिब्बे कितने लगाए? 25, तो 25 का वर्गमूल,
बराबर किसके 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होगी, है ना। समझ में आई क्या। इसका मतलब इसको लिखोगे 5 की वैल्यू दोस्तों 15, 1 की वैल्यू कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कमी कितनी करनी है दोस्तों, अब आप बोलो सर 50 से 9 किलोमीटर तक कमी करनी है, 41 की कमी करनी है। इसका मतलब ये 41 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 41 की वैल्यू निकाल लो, या पूरा पूरा इसके साथ इसके मल्टीपल में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने वैसे ले लिया, मल्टीपल में कितना बनेगा, मतलब 8 मान लो, 8 तो ये 42 बनेगा। आपको 42 बनाना है कि इतनी कमी करनी है, तो कितने गुना कमी की, 14 गुना, है ना। तो ये 5 कैसे आया, इसका वर्गमूल से। इसका मतलब ये 14 किसी संख्या का वर्गमूल होके आया है, तो किसका 196 का, मतलब रूट एन बराबर 196, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 196। तो 2 सवाल इसके बना दिए दोस्तों, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इसका दोस्तों 13, इसको ऐड किया 64, 8 आ गया। इसको ऐड किया 256 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट एक ट्रक 2.5 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है 1 घंटे में तय की गई दूरी। इसका मतलब दोस्तों स्पीड पूछी है, तो 92.5 किलोमीटर दूरी तय करता है 2.5 घंटे में। इसको डिवाइड कर दो, दूरी बटे टाइम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों स्पीड, ठीक है, 25 या 75, और कितना 22 25 में कितना बचेगा, 25 या 75, तो 17 बचेगा, 25 7 175, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने पूछा 1 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 37 किलोमीटर। नेक्स्ट ये सेम है दोस्तों, 2 से ऊपर नीचे गुणा करो, 4 और 2 6/10 बराबर किसके n+1 के, और n+5। यहाँ पर कितनी वैल्यू रखोगे n की कि 6 बन जाए, आप बोलो सर 5 और 1 6 बन जाएगा, 5 और 5 10 बन रहा है, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट ये भी दोस्तों अच्छा सवाल है। यदि एक बिंदु 1 2 को x एक्स की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद उस बिंदु से वृत्त x² + y² बराबर 9 पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण का मान ज्ञात करें। दोस्तों एक मैंने आपके लिए बेसिक चीजें बनाई है, इसको सीखिए थोड़ा सा ध्यान से। ये सेंटर है दोस्तों 0 0, इससे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपने ग्राफ में बनाए होंगे, ठीक है। अब ये कहता है यहाँ पर ये बोला कि 1 और 2 एक पॉइंट था, तो 1 के सीध में ये रहा x का पॉइंट, 1 और 3 है क्या, 1 और 2 है दोस्तों, ठीक है, 1 और 2, तो ये x ये y। अब कहता है कि इसको x एक्स की ओर बढ़ा दिया, तो ये x और y था, इसको 2 बढ़ाया है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब अब जो पॉइंट है वो 3 2 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 3, ये इसके सीध में, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर आएगा, देखो ये आ गया, ये 3 हो गया, और ये तो 2 ही रहेगा। देखो यहां से यहां तक 2 था, तो इसको तो बढ़ाया नहीं y को, तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये एक समकोण ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आई क्या। इस पॉइंट से कहता है 2 स्पर्श रेखा खींची आपने, देखो इधर एक और ये एक ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिलती है, इनके बीच का कोण निकालना है। ये कोण आएगा थीटा, ये कोण भी थीटा आएगा, ठीक है। अब इसको समझो दोस्तों, जब एक वृत्त को बाहर कोई बिंदु है P मान लो कोई भी, इसको जब अपने स्पर्श रेखा खींचते हैं 2, तो ये कोण बनता है, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी होगी। तो ये इसका बेसिक था। अब दोस्तों जो सवाल है वो करते हैं। जो सेम चीज दोस्तों आपने बनाई है इस प्रकार, ठीक है, आपने यहाँ पर 0 0, यहाँ पर पॉइंट था, इसको यहाँ लेके यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची है,
और ये यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच दिया आपने इस पॉइंट से। ठीक है, अब आपको क्या पूछा, ये कोण बताना है, ये कोण पूरा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। ये आपने देखा 3, तो ये कितना था, 2 था। देखो ध्यान से, ये 3, देखो यहां से यहां तक कितना है, 3 है। ये वाला पार्ट कितना है दोस्तों, 2 है। तो ये एक समकोण ट्राइंगल बन गया। ये थीटा है, ये रहा, ये थीटा, ये 3, ये 2, ये 90 डिग्री। इसमें tan थीटा लगाओ, कितना आएगा, आप बोलो सर लंब बटे आधार आएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार, लंब है 3, आधार कितना, 2 आ गया। तो थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, tan इनवर्स 3/2 आ गया। क्योंकि ये tan को इस साइड में लेके जाते हैं तो tan इनवर्स हो जाता है। अब ये थीटा की वैल्यू है, ये आपको थीटा और थीटा 2 थीटा की वैल्यू पूछी थी पूरी। इसके बीच में ये कोण बनेगा दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में। ठीक है, ये पूरा 2 थीटा, इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 tan इनवर्स 3/2 आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स 3/2 आंसर। नेक्स्ट, ये दोस्तों नोट कर लेना अच्छे से। किरण किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकती है। वह 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब किरण 15 दिन में कंप्लीट काम कर सकती है। शेष कार्य वेंकटेश ने किया। देखो 15 दिन में कितना काम दोस्तों किरण कर रही है, ये एक काम। इसने 5 दिन काम किया तो 1/15 × 5 कितना काम कर दिया, 1/3। तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो आप बोलो सर 2/3 काम बचा। तो 2/3 काम किसने किया, इसने बोला जो रिमेनिंग काम बचा वो वेंकटेश ने किया। कितने दिन में, 30 दिन में। तो 2 की वैल्यू 15, 15 3 45, तो पूरा काम कितने दिन में, 45 दिन में करेगा। यही तो पूछा था, वेंकटेश कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट, ABC संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करते हैं। A की पूंजी का 2 गुना B की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। A और B का रेशियो है दोस्तों। कहता है कि A की पूंजी का 2 गुना बराबर है B की पूंजी के 3 गुना के। तो A और B का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 3/2। इसका मतलब A की वैल्यू 3, इसकी 2। फिर कहता है B की पूंजी C की पूंजी की 4 गुनी है। दूसरा क्या बोलता, B की पूंजी C की पूंजी की 4 गुनी है। तो B और C का रेशियो आ गया दोस्तों 4/1। ये 4 है तो C का 1 हो जाएगा। इनको 1 ही बना लो, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। काटना है तो काट लीजिए, 4 और ये आ जाएगा 1 आ गया। यदि कुल वार्षिक लाभ इतना मिला, इसमें से B का प्रॉफिट दोस्तों तो 10 और 1 11, तो टोटल 11 की वैल्यू कितनी, 297 000। 1 की वैल्यू 11 दूना 22, 11 7 77, 27,000 आ गई। तो B की पूछी है 27 चौके 108, 1,08,000 रुपये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये तो, बहुत ही। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लिख रखा है, पहले आप पढ़ो इसको। एक वृत्त की इक्वेशन दी है, ठीक है, पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो एक वृत्त दी है, पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त x² + y² बराबर b² पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करने वाली जीवा वृत्त x² + y² बराबर c को इस प्रकार स्पर्श करती है कि v की पावर m बराबर है a की पावर n और c की पावर p के। यहाँ m n p बिलोंग करते हैं कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर से। तो m + n + p + 10 का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपके लिए बना के रखी है। अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। देखो इसने बोला
एक वृत्त की इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब ए त्रिज्या का एक सर्कल है, इस पर एक पॉइंट है कोई भी पी मान लिया आपने, इसके निर्देशांक एच और के मान लो, कुछ भी मान लो। कहता है इस पॉइंट से एक अन्य सर्कल, दूसरा देखो ये इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये एक वृत्त दिया है, इस पर आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची इस पॉइंट से, ठीक है, खींच दी, आप बोलो ठीक है। जहां पर ये मिलती है इस इन दोनों पॉइंट से आपने एक रेखा खींची, जो तीसरा सर्कल है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर, ये सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन है, इसकी रेडियस सी है, इसको इस प्रकार स्पर्श करती है, इसकी एक छेदक रेखा बन गई, देखो, ठीक है। तो बोला है कि इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस बी, इसकी रेडियस सी, इन तीनों में आपको रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया था? तो दोस्तों पहले वृत्त की इक्वेशन, दूसरे वृत्त की इक्वेशन, तीसरे वृत्त की इक्वेशन, तीनों लिख ली। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो इनकी जो ए बी सी इसी क्रम में दिया हो, तो ए बी सी इसी क्रम में रेडियस क्या होती है? जीपी में होती है। किस में दोस्तों? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? बी स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसके अंदर आपको दोस्तों डायरेक्ट लगाना है। इसमें देखो एक सर्कल है कोई भी, कौन सा? पहले वाला, जिसकी रेडियस कितनी है दोस्तों? ए। इस पर एक पॉइंट कोई भी मान लिया आपने, इससे आपने दो स्पर्श रेखा खींची है एक अन्य सर्कल, कौन सा दोस्तों? आप बोलोगे सर ये सर्कल हम मान सकते हैं कौन सा? ये बी रेडियस वाला है। इस पॉइंट से आपने एक सरल रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा, सॉरी दोस्तों। अब जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं मिलती है ना, दोनों स्पर्श रेखाएं स्पर्श करती है, इस पॉइंट से आपने एक रेखा खींच दी जो तीसरे सर्कल को क्या करती है? इस प्रकार यहां पे मिलती है। समझ में आई क्या? इसकी रेडियस सी, इसकी रेडियस बी, इसकी रेडियस ए बी सी अगर इस क्रम में है तो जीपी क्या होगी? बीच वाले बी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू सी। अगर बी ए सी ऐसे होती तो दोस्तों, तो बीच में क्या है? ए, तो ए स्क्वायर बराबर बी इंटू सी के। सी बी ए होता तो दोस्तों, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता? ए इंटू सी के। ऐसे ध्यान रखना है। इसने बोला ये देखो दिया हुआ है, तो b की पावर m बराबर है a की पावर n और c की पावर p के। अब इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है दोस्तों। आप कोई भी संख्या 1 2 4, तो तीनों गुणोत्तर श्रेणी में होगी, तो 1 डबल 2 इसका डबल 4, इसको यहाँ रखो 2, तो 2 की पावर दोस्तों कितनी बराबर है? a की पावर n इंटू सी की पावर p, कितना रखें? किसके बराबर हो जाए? आप बोलो सर इसकी पावर 1 कर देते हैं, इसकी पावर भी 1 कर देते हैं और यहाँ पावर 2 कर देते हैं, देखो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब m की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू 1, सॉरी m की वैल्यू 2 आई है और p की वैल्यू 1, और यही तो वैल्यू चाहिए थी। m की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये 10, कितना हो गया? 14। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 14। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, इसको नोट कर लेना। 96 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों देखो 12 सेकंड में लेंथ पार करती है ट्रेन की लेंथ को, ये 12 सेकंड, ठीक है, और ये ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करेगी 30 सेकंड में। आप बोलोगे सर 12 सेकंड तो इसमें से ट्रेन की लेंथ के लिए, तो बाकी कितनी बच गई? 18 सेकंड। ये किस लिए होगी? आप बोलो सर प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करने में 18 सेकंड लगा होगा, तो 12 सेकंड कितना बताओ?
12 सेकंड में पार करने में ये समय लेती है ट्रेन की लेंथ का। तो दोस्तों 96 की चाल से चल रही है प्रति घंटे, तो 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड में चलती है दोस्तों 96 किलोमीटर, का मतलब 96,000 मीटर। आपको चाहिए 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसको निकालो। 18 सेकंड निकालना है तो 20 से 20 काट दो, तो ये बचेगा 960। 36 का आधा 18, 960 का आधा कर दो 480 मीटर। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई, 480। ठीक है। बाकी दोस्तों बेसिक से करना हो, 96 की चाल है, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड, स्पीड इंटू टाइम, तो ये ट्रेन की लेंथ आ गई। तो 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 से काट दो कितना आ जाएगा 32, 32 5 160, 16 दूना 32, तो ट्रेन की लेंथ आ गई 320 मीटर। अब 320 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ P, ये 96 की चाल से 5/18 से चेंज कर दो, इंटू 30 सेकंड लेती है। तो 6 × 18, 6 से काटा 5, 3 से काटा 32, और ये 25, 32 5 160, 16 5 80, तो 320 प्लस P बराबर कितना हो गया 800, और P की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 480 मीटर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का एरिया, दोस्तों आसान है सवाल। देखो एक वृत्ताकार शेप दी हुई है दोस्तों, इसने एक रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, कितना मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा। तो 5 मीटर ये हो गया और 5 मीटर ये हो गया, तो इसकी लेंथ मान लो 10 मीटर थी, इसके चारों ओर 5-5 मीटर हो गई, तो 10 और 5 15 और 5 20, तो ये टोटल हो गया दोस्तों 20 मीटर। ऐसे भी तो ये 5-5 बढ़ेगी, ये कितना था 8, 5 और 5 10 और बढ़ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। तो बार वाले पूरे एरिया कितना हो गया 20 × 18 बन गया, ये कंप्लीट एरिया पूरा। समझ में आई क्या बात, सारा का सारा। ठीक है, और इसमें से अपने ये कौन सा घटा दें दोस्तों, ये घटा दें बीच वाला, कितना 10 × 8, 10 × 8, 18 दूना 36, 360 माइनस 80 करोगे तो 280 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट बच जाएगा जो आपको रास्ता चाहिए था। नेक्स्ट, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 510 270 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का HCF 24 प्राप्त हो। दोस्तों आप क्या करो, 510 में अगर इस 24 का डिवाइड करोगे तो 24 दूना 48, कितना बच गया 3, 30, 24 एकम 24, तो बचेगा कितना 6। इसका मतलब आप 6 घटा दोगे ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा 24, इसका HCF आ जाएगा। समझ में आई क्या बात सभी को। इसमें भाग करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। इसका मतलब इसमें से कितना घटाना होगा 6। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27, उनके वर्गों का अंतर 81, संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। a + b = 27, ठीक है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 81 है। इसका मतलब a + b और a - b हो गया फॉर्मूले से। a + b 27, तो a - b कितना बचेगा, आप बोलो सर 3 आ जाएगा, ये भाग दे दिया। a + b 27 और a - b कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। बड़ी संख्या का मतलब पहली संख्या पूछा है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट, दूध पानी का 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:2। दोस्तों 2:1 था, ठीक है, 1:2 हो जाए, मिल्क और वाटर है। आपको बोला पानी मिलाना है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये पहले 2 था तो अब भी 2 होना चाहिए, है ना। इसको 2 से गुणा किए तो इसको भी 2 से कर दो गुणा,
समझ में कि आगे क्या बात, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रखना है। देखो 1 से 4 हो गया तो कितने की वृद्धि हुई, 3 की। तो ये पानी तो मिलाया आपने, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 और 1, 3 की वैल्यू कितनी शुरू में दोस्तों, 3 की वैल्यू 120 लीटर, क्योंकि टोटल मिक्सचर तो यही था शुरुआत में, स्टार्टिंग में। ये तो मिलाने के बाद आया, आफ्टर, है ना, मिलाने के बाद आया ये। तो कितना मिलाया पानी, 3 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू 120 लीटर मिलाया है, तो आंसर हो जाएगा 120 लीटर। नेक्स्ट, टेन थीटा प्लस जो 10A प्लस 10B बराबर P, तो इसका क्यू दे रखा है, इसका मान निकालना है। दोस्तों इसको सोल्व करो, 1/10A प्लस 1/10B हो गया, बराबर किसकी है, क्यू की। इसको आप एलसीएम लेके हल करोगे तो 10A प्लस 10B बनेगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 10A इंटू 10B आ गया, बराबर किसके दोस्तों, क्यू के। अब देखो 10A प्लस 10B की वैल्यू कितनी, P है। आप वैल्यू पुट करो ऊपर वाले में यहाँ पे, तो P, ये Q नीचे ले जाओ, और जो नीचे वाला इसको बराबर में रख दो यहाँ पे, 10A इंटू 10B हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, इसको पलट दो, क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा के, होता है कि नहीं होता। ये पलट दो तो ये बन जाएगा दोस्तों कोट A इंटू कोट B बन गया। इधर पलटा है तो इधर भी पलट दो, ये आ गया। क्यों पलटा दोस्तों, अब ये चीज निकालनी है आपको। तो कोट A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, कोट A कोट B माइनस 1 में कोट A प्लस कोट B होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, कोट A कोट B कितना, Q/P -1, कोट A प्लस कोट B कितना है दोस्तों, Q दे रखा है। इसको सोल्व करो, Q माइनस P/P, और नीचे Q है, तो Q माइनस P/ ये गुणा हो गया P इंटू Q के। आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, Q माइनस P/PQ। नेक्स्ट, ये आसान है दोस्तों, 60 से गुणा करना है पहले, है ना, 60 मिनट से। तो फिर किससे करना है, ये तो 1 घंटा आ गया, फिर 60 मिनट से गुणा करोगे, 6 8 48, ठीक है। तो 2 अंक छोड़ के तो 4 मिनट बन जाएगी, तो 4 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक ही नहीं करना आपको। नेक्स्ट, ये दोस्तों क्या करना है, आपको पढ़ाया है मैंने, अगर बीच में माइनस है, यहाँ देखो पहले माइनस आया है ऊपर, कल ही बताया था एक वीडियो में, यहाँ ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये बीच में माइनस, पहले माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 4AB अपॉन A² माइनस B², तो 5 में से 1 चला जाएगा। इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने बताया A माइनस B अपॉन A प्लस B है, ठीक है, और बीच में माइनस A प्लस B अपॉन A माइनस B है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, -4AB अपॉन A² माइनस B² की, ठीक है, याद रखिए। तो -4, A की वैल्यू √5 इंटू AB अपॉन A² माइनस B², तो 5 माइनस 1, ठीक है, बराबर किसके, A प्लस B √5 की। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस का √5 बराबर बच गया A प्लस का B √5। देखो B √5 की गुणा में B, और इधर √5 की गुणा में -1, तो B की वैल्यू -1, A की यहाँ पे है नहीं, तो A का मतलब 0 होगी वैल्यू। इसका मतलब पूछा क्या है, ये पूछा है, तो A प्लस B, तो -1 आएगा, A माइनस B, तो A माइनस B क्या हो जाएगा, 0 माइनस -1 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा दोस्तों, एक ही आंसर आएगा सबका, 1 आया है, -1 आएगा, ये 1 हो गया, एक ये 1 होएगा प्लस का, और ये -1 बच गया, तो आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट, पाई चार्ट दिया है, दुकान C3 से होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण
ज्ञात करें। दोस्तों 3 ये रहा 25%, तो 25 देखो 360 डिग्री 100% की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, 360। 25 की चाहिए, इसका मतलब कितना 1/4 गुना, तो इसका भी 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट 2014 से 16 के दौरान शहर बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की एवरेज संख्या, उसी अवधि के दौरान शहर सी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की एवरेज संख्या का रेशियो ज्ञात करें। दोस्तों 14, 15, 16, देखो बी लाल वाला बी और बी है, तो 120 इसको जोड़ लो 2 बी के और ये सी के कर लेना, यहाँ पे रेशियो बनाना है। तो ये आ जाएगा 2 और 9 11, 11 का 1 आ गया, तो 1 2 और 1 3 हो गया। 108 इनको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 8, और ये 0 0 और ये 8, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2। इनका एवरेज तो 3 3 का भाग कर दो, क्योंकि 1 2 3 साल का है, 3 तो कट ही जाना है। देखो 4 का भाग जाएगा और 6 का जाएगा, है ना, नहीं तो 4 का दे लो, 4 7 28, 4 8 32, और ये करोगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, और इसको 3 से करो, 6 से जाएगा क्या, 13 6 78, 13 से 6 से किया 12, तो 13:12 आंसर आ गया। नेक्स्ट ये दोस्तों आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें पूछा है कथन सत्य है। तो दोस्तों दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की उच्चतम संख्या थी। चेक करना है, बिहार यूपी एमपी पंजाब केरला, इनको जोड़ना है कि मैक्सिमम थी या नहीं थी, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 0 2 7 और 1 8 हो गया, तो 5 8 12 17 17 और 4 21, ठीक है। ये कितना हो गया 0 3 और 5 8, और ये 4 9 13 17 और 3 20, तो जो 2080 हो गया। ये 0 हो गया, 4 और 4 8, और 8 16 और 5 21, 2 7 11 13 15 17 1710। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना दोस्तों, 0 5 11 13 13 और 8 21, 2 5 और 4 9 2 11 14 और 2 1610 हो गए, और ये 0 10 15 15 और 4 19, और 5 8 11 15 और 4 19। कहता है कि उच्चतम थी। देखो ये कहता है यूपी में मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम तो बिहार में है, तो ये तो गलत है। दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए एमपी से प्रवेश आने वाले निम्नतम थी। कहता है एमपी ये रहा, मिनिमम थी, मिनिमम तो पंजाब में है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए पंजाब से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या औसत संख्या 300 से कम थी। देखो पंजाब कितना है 1610, इसकी एवरेज 1 2 3 4 5 से भाग करो, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, देखो ये तो 300 से ऊपर जाएगा, है ना, 300 से ऊपर है। ये कह रहा है 300 से कम थी, तो ये भी गलत है। इसका मतलब एक ही बचा ऑप्शन, ये सही है, बाकी सारे गलत, तो ये सही हो गया, ठीक है। इसने क्या पूछा था, ये इंग्लिश में दिया ग्रेटर देन 400, इसका दोस्तों द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम यूपी और द गिवन पीरियड इज ग्रेटर देन 400। कहता है यूपी का जो एवरेज है 5 सालों का, ठीक है, वो 400 से अधिक है। देखो 400 से अधिक है, ठीक है, 5 एकम 5 416 है, तो अधिक ही है इससे, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ष के दौरान कुल वार्षिक व्यय 10 करोड़ है, तो अनुरक्षण और कर्मचारियों के वेतन पर व्यय की गई राशि कितनी थी। दोस्तों किसका पूछा है, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय। जब हिंदी में ना पता चले थोड़ा इंग्लिश में देख लिया करो। तो मेंटेनेंस और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है 64 डिग्री, ठीक है, और मेंटेनेंस कितना है 58 डिग्री, 8 और 4 12, और 11 और 1 12। इसका मतलब 360 डिग्री की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए।
आपको चाहिए 122 करोड़ की 22 डिग्री की, तो 10/360। नहीं तो दोस्तों यहाँ देख लो, अगर चल रहा है काम तो इसका 1/3 करना है ना, 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/3 इसका 10/3 करोगे 3.33 आएगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ये आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई ना। वैसे भी यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसका 1/3 करोगे 120 आएगा, इसका 1/3 करोगे 3.33 के लगभग आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। देखो ये तो 120 का मान है ना, 122 डिग्री चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का पेपर काफ़ी टफ पेपर माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि जिसने भी पेपर बनाया है उसने या तो घर से लड़ाई करके आया होगा। ठीक है, तो सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल थे वो आज की शिफ्ट में डाल दिए, तो सब जिसने ये पेपर दिया है वो तो बड़ा ही परेशान हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। मैटर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।